आज अपने बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यही ऊर्जा जो है इस ऊर्जा के माध्यम से ही जीव जो है वो अपने दैनिक जीवन के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो संपन्न करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की यानी कि फोटोसिंथेसिस की, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। भौतिक रासायनिक क्रिया का मतलब इसके अंदर प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और साथ में प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर आपस में क्रिया करवाई जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इस क्रिया के अंदर प्रकाश का उपयोग होता है, तो इसलिए हम इसे नाम देंगे भौतिक, और साथ में इस प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से जो रासायनिक घटक हैं जैसे कि CO2 और जल, इनके आपस में क्रिया करवा करके इनके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज आदि का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे केमिकल यानी कि रासायनिक। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक क्या है, भौतिक रासायनिक क्रिया है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के अंदर संपन्न होती है, यानी कि एक वाइटल रिएक्शन है। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक जैव रासायनिक क्रिया यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो एनाबॉलिक प्रकार की होती है। तो देखो, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक होती है एनाबॉलिक, तो दूसरी होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्रियाएं जो हैं वे क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर किसी जटिल संरचना वाले अणु को सरल संरचना वाले अणुओं के अंदर तोड़ा जाता है, जैसा कि आप पढ़ोगे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा करके उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जटिल संरचना वाला जो अणु ग्लूकोज है उसको सरल संरचना वाले अणु यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं जिसके अंदर एक जटिल संरचना वाला अणु टूटकर सरल संरचना वाले अणु का निर्माण करता है, उसे हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या विघटनकारी क्रियाएं। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो ये क्या है, एक एनाबॉलिक प्रकार की क्रिया है, यानी कि निर्माणकारी क्रिया है। और इसको निर्माणकारी क्रिया या एनाबॉलिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सरल संरचना वाले अणु आपस के अंदर मिल करके क्या कर रहे हैं, एक जटिल संरचना वाले अणु का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अगर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको अगर समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें, तो आप देख रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण में हो क्या रहा है कि सरल संरचना वाले अणुओं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो आपस के अंदर क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जटिल संरचना वाले अणु के रूप में किसका निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सरल संरचना वाले अणु आपस में मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, जटिल संरचना वाले अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर यह शो किया है कि ये एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। एंडरगोनिक का मतलब ये ऊष्मा शोषी प्रकार की होती है। ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है या क्रिया के द्वारा ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रही है। इस आधार पर जो रिएक्शंस हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऊष्मा शोषी और दूसरी होती है ऊष्मा क्षेपी। जिसके अंदर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है वो ऊष्मा शोषी, और जिसके अंदर लास्ट के अंदर ऊर्जा निकलती है वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आपस के अंदर क्रिया करवाई जाती है, तो इस दौरान ऊर्जा के रूप में जो प्रकाशीय ऊर्जा है इसका उपयोग हो रहा है। और जब प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये क्रिया किस प्रकार की हो गई, ऊष्मा शोषी प्रकार की हो गई, यानी कि एंडरगोनिक प्रकार की हो गई।
तो देखो अभी हमने फोटोसिंथेसिस के जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, जिनमें एक तो मैंने आपको कहा कि फोटोसिंथेसिस एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, या मैं ये कह सकता हूं कि फोटोसिंथेसिस एक जैव रासायनिक क्रिया है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक यानी कि निर्माणकारी क्रिया है और एंडरगोनिक यानी कि ऊष्मा शोषी प्रकार की क्रिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर किया क्या जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किया जाता है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है यानी कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है कार्बनिक यौगिकों के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण प्रोसेस है उसको अगर हम एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्लस 12H2O, और इसके थ्रू बनते क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्लस 6 अणु जो है वो निकलते हैं ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के। तो इस प्रकार हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। अगर हम इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन को देखें तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो ये क्रिया है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार की है, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब रेडॉक्स का अगर हम अर्थ देखें तो हम देखते हैं कि यहां पर रेड शब्द जो है इसका अर्थ तो है रिडक्शन। क्या है इसका मतलब, रिडक्शन यानी कि अपचयन, और ऑक्स जो है वो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को यानी कि अपचयन को। तो मैंने अभी आपको कहा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है, एक रेडॉक्स क्रिया है। रेडॉक्स का मतलब इसके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया भी हो रही है और अपचयन की क्रिया भी हो रही है। तो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं इस CO2 के ऊपर। किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर यानी कि CO2 के ऊपर। अगर हम CO2 को देखें तो हम देखते हैं कि ये CO2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर यानी कि C6H12O6 के अंदर। ठीक है, तो आप देखो CO2 के अंदर क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और इसके अलावा नया तत्व कौन सा आ गया, हाइड्रोजन। क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब CO2 के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, योग हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि वे क्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन का वियोजन अथवा फिर हाइड्रोजन का योग होता है तो वो क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, अपचयन की क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्रिया कौन सी हुई, अपचयन की क्रिया हुई यानी कि रिडक्शन की क्रिया हुई। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि CO2 का ग्लूकोज के अंदर बदलना क्या है, रिडक्शन है यानी कि अपचयन है। तो अपचयन की क्रिया तो हो गई। अब बात करते हैं H2O के बारे में कि अब अगर हम ध्यान केंद्रित करें अपना जल के ऊपर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम जल के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि केवल और केवल क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, वियोजन हो गया। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। और जब हाइड्रोजन निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन का अगर योग हो, जुड़े, जैसे कि CO2 के साथ जुड़ा, तब तो वो क्या हो गया, अपचयन। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन।
लेकिन अगर हम बात करें जल की तो हम देखते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर CO2 का तो क्या होता है, अपचयन, और जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया के अंदर अपचयन की क्रिया भी होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है, यानी कि रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है, एक रेडॉक्स क्रिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है कि प्रकृति के अंदर, हमारी इस प्रकृति के अंदर जो सबसे पहले ऐसे जीव खोजे गए थे जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कौन से थे, बैक्टीरिया थे, जीवाणु थे, जिनके अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस देखने को मिला था। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी इस प्रकृति के अंदर पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकलती है, उसके अंदर जनरली सल्फर वगैरह जो है वो निकलता है, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, तब तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु या बैक्टीरिया। लेकिन अगर वो इसके बीच में एक वर्ड डाल दे और वो है ऑक्सीजेनिक, अगर वर्ड कौन सा डाल दे, ऑक्सीजेनिक, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, तब तो हमारा आंसर होगा बैक्टीरिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, तब आपका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। यानी कि प्रकृति के अंदर या हमारी इस नेचर के अंदर मौजूद पहले ऐसे कौन से जीव है जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी और उसके साथ साथ उनके द्वारा ऑक्सीजन का भी निर्माण किया जा रहा था, तो वो जीव कौन से हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक क्रिया है या जैव रासायनिक क्रिया है, एनाबॉलिक क्रिया है यानी कि निर्माणकारी है जिसमें सरल अणु मिलकर के जटिल अणु का निर्माण कर रहे हैं, एंड्रोगोनिक यानी कि उष्मा शोषी है, यानी कि इस क्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण किया जाता है और जो जनरली प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो हम कहेंगे कि इसकी समीकरण जो है वो यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर रखी है। और इस समीकरण को अगर गौर से हम देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन, और जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं को नाम देते हैं रेडॉक्स क्रिया। इसलिए हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक प्रकार की रेडॉक्स क्रिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो तो कौन है, बैक्टीरिया है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तब आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इसके इतिहास के बारे में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बातें हैं, विभिन्न तथ्य हैं, उनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के आधार पर बताया था। तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आते हैं वॉन हेलमोंट। किसका नाम आता है, वॉन हेलमोंट का नाम आता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की डिस्कवरी से पहले लोगों का ये मत था
कि पादप जो है वो भोजन की जो प्राप्ति करते हैं वो मृदा से करते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में हम जानते हैं कि ये गलत बात है, जिसे पूर्ण रूप से नकार दिया गया है। लेकिन जब तक प्रकाश संश्लेषण के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी, तब उनका मानना था कि पादप जो भोजन की प्राप्ति करते हैं वो मृदा से करते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी के अंदर सबसे पहले जो बताया वो वॉन हेलमोंट ने बताया। वॉन हेलमोंट ने क्या किया, एक पादप लिया, उसका वजन कर लिया और उसके बाद उसको जिस मिट्टी के अंदर लगाया उसका भी वजन कर लिया और उसको केवल और केवल बाहर से बारिश का पानी जो है, बरसात का पानी जो है वो उपलब्ध करवाया। और एक लंबे समय बाद 4-5 साल के बाद जब उस पौधे का दोबारा से वजन किया गया तो पौधे के वजन के अंदर कई गुना बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन मिट्टी का जो वजन था उसके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उसके अंदर कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिली। इस आधार पर वॉन हेलमोंट जो थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर ये पादप इस मिट्टी से भोजन की प्राप्ति करता तो इस मिट्टी के वजन के अंदर क्या आ जानी चाहिए थी, कमी आ जानी चाहिए थी, जो कि देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये पादप जो है वो इस मिट्टी से भोजन की प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो किसी अन्य स्रोत से कर रहा है। और अन्य स्रोत के रूप में इन्होंने मान लिया था कि जल से भोजन की प्राप्ति कर रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वॉन हेलमोंट के द्वारा बताया गया जो इनका निष्कर्ष था वो आंशिक रूप से सत्य था। आंशिक रूप से कैसे, कि इन्होंने दो बातें बताई कि एक तो पादप जो है वो मिट्टी से भोजन की प्राप्ति नहीं करते, और दूसरी बात इन्होंने बता दी कि पादप जो है वो भोजन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, जल से करते हैं। तो इनके द्वारा बताई गई जो इनकी पहली बात है, कौन सी, कि भोजन जो पादप हैं वो मिट्टी से भोजन की प्राप्ति नहीं करते, वो तो सही थी, लेकिन जो इन्होंने कहा कि जल से प्राप्त करते हैं वो आगे चल करके गलत साबित हो गई। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वॉन हेलमोंट ने जो बताया वो आंशिक रूप से सत्य था। कैसे, देखो, वॉन हेलमोंट जो थे इन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग के लिए इन्होंने एक विलो नाम का एक पौधा था, विलो प्लांट, उसको लिया। ठीक है, और इसका इन्होंने वजन कर लिया और इसका वजन जो था वो लगभग 5 पौंड था। ठीक है, जिस तरह से हम किलोग्राम वगैरह नापते हैं उसी तरह से पौंड जो है वो भी क्या है, वेट या वजन मापने की या द्रव्यमान मापने की एक इकाई है। तो विलो प्लांट को लिया वॉन हेलमोंट ने और उसका वजन जो इन्होंने किया वो 5 पौंड था, और इसको इन्होंने जिस मिट्टी के अंदर लगाया उस मिट्टी का भी इन्होंने वजन लिया था और जो था लगभग 200 पौंड। तो इन्होंने 200 पौंड वजन की मिट्टी ली और उसके अंदर 5 पौंड का पौधा लगा दिया और उसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया और उसे केवल और केवल बारिश का पानी जो है वो उपलब्ध करवाया। ठीक है, ऐसा करते रहे और 5 साल के बाद जब इन्होंने इसको देखा तो इन्होंने देखा कि पौधे का जो वजन था वो 5 पौंड से बढ़ करके लगभग 169 पौंड जो है वो बढ़ गया, यानी कि इसके वजन के अंदर 164 पौंड जो है इसकी क्या हो गई, बढ़ोतरी। ठीक है, लेकिन जो सॉइल थी, जो इन्होंने मिट्टी यूज की थी 200 पौंड, उसका जब इन्होंने वजन किया तो वो 199 पौंड जो है वो इनको प्राप्त हो गई, यानी कि मिट्टी के वजन के अंदर कोई ज़्यादा कमी नहीं हुई। तब इनके दिमाग के अंदर एक बात आई, वो क्या, कि मिट्टी के वजन के अंदर तो कोई कमी हुई नहीं, लेकिन पौधे के वजन के अंदर क्या हो गई, अत्यधिक बढ़ोतरी, 164 पौंड की बढ़ोतरी हो गई। तो ये वजन आया कहाँ से? तो इनके दिमाग में जनरल सी बात है, यही बात आई कि मैंने बाहर से इसको क्या उपलब्ध करवाया है, पानी तो उपलब्ध करवाया है, इसका मतलब ये वजन कहाँ से बढ़ा, पानी से बढ़ा। तो इसलिए इन्होंने अपना निष्कर्ष लोगों के सामने रखा कि पौधे जो है वो भोजन की प्राप्ति मिट्टी से न करके किससे करते हैं, जल से करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पादप को भोजन जल से प्राप्त होता है, ना कि मृदा से। तो इन्होंने जो ये बात कही थी कि पादप को भोजन जो है वो मृदा से प्राप्त नहीं होता, ये बात तो इनकी सत्य थी, लेकिन आगे चल करके ये बात जो इन्होंने कही थी कि पादप को भोजन जो है वो जल से प्राप्त होता है, ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। क्योंकि आप अब जानते हो वर्तमान के अंदर कि पादप भोजन की प्राप्ति तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वॉन हेलमोंट के द्वारा कही गई जो बात थी वो आंशिक रूप से सत्य थी, यानी कि इनके द्वारा कही गई ये बात कि पौधे भोजन की प्राप्ति मृदा से नहीं करते वो तो सत्य थी, लेकिन जो इन्होंने ये कहा कि पादप भोजन की प्राप्ति जल से करते हैं वो आगे चल करके गलत सिद्ध हो गई। इसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे स्टीफन हेल्स, जो कि 1727 के अंदर आए थे। अब बात करते हैं कि स्टीफन हेल्स ने क्या बताया। स्टीफन हेल्स ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या है, जरूरी है, नेसेसरी है। ध्यान रखना, स्टीफन हेल्स जो है इनका नाम फोटोसिंथेसिस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है। और स्टीफन हेल्स को जो है वो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो स्टीफन हेल्स के बारे में दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के संदर्भ के अंदर ये बताया कि इसके लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है। अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद में आए जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जो है इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, बेलजार प्रयोग, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक तो बेलजार का उपयोग किया, साथ में इन्होंने पादप लिया, पुदीने का प्लांट लिया, साथ में इन्होंने लिया चूहा और एक ली मोमबत्ती यानी कि कैंडल। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, एक बेलजार लिया और उसके अंदर चूहे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इन्होंने देखा कुछ समय बाद चूहे की क्या हो गई, मृत्यु। इसके बाद जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, एक जलती हुई मोमबत्ती को बेलजार के अंदर रखा और इसके बाद इन्होंने देखा कि मोमबत्ती जो है वो कुछ समय बाद बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक पुदीने का पौधा लिया और उसको बेलजार में रखा और उसके साथ जलती हुई मोमबत्ती और जो चूहा है उसको रखा। तो इन्होंने देखा कि मोमबत्ती जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको जो पुदीना है उसके अंदर होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है वो उपलब्ध होती रहती है। इसी प्रकार से जब इन्होंने पुदीने के साथ चूहे को रखा बेलजार के अंदर तो इन्होंने देखा कि चूहा भी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इस आधार पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जो अशुद्ध वायु है उसको पादप क्या कर देते हैं, शुद्ध वायु के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जोसेफ प्रिस्टले का अशुद्ध वायु से जो तात्पर्य है वो है CO2 से और शुद्ध वायु से जो तात्पर्य है वो है ऑक्सीजन से। ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले ने अपने प्रयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात बताई, जो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलते हैं, ऑक्सीजन में बदलते हैं। लेकिन इन्होंने जो बताया वो वर्ड जो यूज किए थे वो ये कहा था कि अशुद्ध वायु को पादप किसके अंदर बदलते हैं, शुद्ध वायु के अंदर बदलते हैं। और जहाँ पर इनका अशुद्ध वायु से तात्पर्य था CO2 से और शुद्ध वायु से तात्पर्य था ऑक्सीजन से। तो ये था जोसेफ प्रिस्टले के बारे में। 1772 के आसपास इन्होंने ये बताया था। इसके बाद में आए जॉन इंजेनहाउस। जॉन इंजेनहाउस जो थे इन्होंने 1779 के अंदर बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट जो है वो क्या है, जरूरी है। इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के अंदर तभी होगी जब उसको सूर्य का प्रकाश उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर पौधे को अंधेरे में रख दिया जाए तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, यानी कि ग्लूकोज आदि का क्या होता है, निर्माण। कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है उसका और ग्रीन कलर का भी महत्व
बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई इसकी, और कहा कि ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में केवल ग्रीन भागों से ही निकलती है, यानी कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके जो ग्रीन पार्ट हैं वहीं पर संपन्न होती है। तो देखो स्टीफन हेल्स CO2 और सनलाइट का महत्व बताया। जोसेफ प्रिस्ले ने अशुद्ध वायु को पौधे क्या करते हैं, शुद्ध वायु के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जॉन इंजेनहाउस ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को आवश्यक बताया और साथ में बताया कि कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, और इसके अंदर इन्होंने बताया कि प्रकाश और ग्रीन कलर का महत्व बताया और कहा कि ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में केवल ग्रीन जो भाग है वहीं से निकलती है, हरे रंग से निकलती है। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद में आए जीन सेनेवियर जो 1782 के अंदर आए। इन्होंने फोटोसिंथेसिस में CO2 की उपयोगिता को स्थापित किया और बताया कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 जो है वो भी क्या होती है, आवश्यक। तो देखो जॉन इंजेनहाउस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो क्या बताया, सनलाइट को। स्टीफन हेल्स की अगर बात करें तो CO2 और सनलाइट दोनों के बारे में, और जीन सेनेवियर के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया CO2 की उपयोगिता, यानी कि एक ही बात के इर्द गिर्द जो है वो ये घूम रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जूलियस रॉबर्ट मेयर, JR मेयर 1845 के अंदर। इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट है, हरे पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर बदलते हैं, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलते हैं। कौन, पादप। और ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो कार्बनिक पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज आदि के रूप में क्या हो जाती है, पौधे में संचित हो जाती है। ठीक है, तो स्टीफन हेल्स आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो है वो ये फिट हो जाएंगे कि स्टीफन हेल्स ने क्या किया, CO2 और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है इसको आवश्यक बताया। जोसेफ प्रिस्ले ने बताया कि इस दौरान अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जॉन इंजेनहाउस ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश और ग्रीन कलर है उसके महत्व को भी बताया, और बताया कि ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में केवल और केवल पौधे के ग्रीन भागों से निकलती है, और साथ में इन्होंने बताया कि इस दौरान कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। सेनेवियर ने जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 जो है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, और जूलियस रॉबर्ट मेयर जो है इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट जो है, हरे पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो आगे चल करके कार्बनिक पदार्थ के रूप में पादप में संचित रहती है। इसके बाद में आते हैं FF ब्लैकमैन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1905 के अंदर इन्होंने अपना एक नियम दिया था, और ये नियम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो नियम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि सीमाकारी तत्वों का नियम या सीमाकारी सिद्धांत। अब बात आती है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी सिद्धांत है क्या। इन्होंने बताया कि जब कोई जैव रासायनिक क्रिया एक से अधिक कारकों के ऊपर निर्भर करती है तो उस अभिक्रिया का वेग उस कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद है। या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लैकमैन के अनुसार जब कोई बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो एक से अधिक कारकों के ऊपर निर्भर करती है तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन की निर्भरता उस कारक के ऊपर सबसे अधिक होगी जो सबसे कम मात्रा के अंदर मौजूद हो। जैसा कि मैं ये कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में मिल करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवा रहे हैं। समझने के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी ज़रूरतें हैं, तीन। एक तो क्या है CO2, दूसरा क्या है जल, और तीसरा क्या है सूर्य का प्रकाश। यानी कि यहाँ पर कितने कारकों पर निर्भर कर रही है, तीन कारकों के ऊपर। ठीक है, तो अब
ये सबसे ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर रहेगी, किसके ऊपर निर्भर रहेगी? उस कारक के ऊपर निर्भर रहेगी जो क्या हो, सबसे कम मात्रा के अंदर मौजूद हो। जैसे कि मान लो सूर्य का प्रकाश जो है वो खूब मात्रा में मौजूद है, इसकी कोई कमी नहीं है, जल भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अपनी उच्चतम दर के साथ संपन्न हो सकती है क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर CO2 की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे ज़्यादा निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? CO2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम मात्रा में है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जल की क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है, वहाँ पर पानी न के बराबर है। तो उस स्थिति के अंदर अब प्रकाश संश्लेषण किसके ऊपर निर्भर करेगा? जल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में है। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन के अंदर अगर हम ये देख लें कि ये दोनों घटक तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो उपलब्ध नहीं है या न के बराबर है, तो उस स्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसके ऊपर मुख्य रूप से निर्भर करेगा? सूर्य के प्रकाश के ऊपर। तो यही है ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि अगर कोई जैव रासायनिक क्रिया एक से अधिक कारकों के ऊपर निर्भर करती है तो उस अभिक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित उस कारक के द्वारा किया जाता है जो सबसे कम मात्रा के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और भी बताई, जिसके बारे में आगे चल करके जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे तब भी हम इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो 2 चरणों के अंदर संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में, जिनमें से इन्होंने एक को नाम दिया लाइट रिएक्शन और दूसरे को नाम दिया इन्होंने डार्क रिएक्शन। तो F ब्लैकमैन ने 2 कार्य किए हैं। एक तो क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो नियम है वो दिया है, और दूसरा इन्होंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो 2 चरणों के अंदर संपन्न होती है, जिनमें से पहला चरण जो होता है वो होता है लाइट रिएक्शन का और दूसरा चरण होता है डार्क रिएक्शन का। तो ये थी कुछ हिस्ट्री। इसके बाद कुछ अन्य साइंटिस्टों के बारे में हम और बात करेंगे।